नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में हम आज एक 9वीं कक्षा का सैंपल पेपर जो प्रैक्टिस पेपर है आज वो सॉल्व करके देखेंगे, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि किस तरीके से जो 40 अंक का हमारा फर्स्ट टर्म का जो हमारी वार्षिक परीक्षा का फर्स्ट टर्म का जो पेपर होना है उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कैसे उनको हल करना है। तो सबसे पहले देखिए, अभ्यास प्रश्न पत्रम 2021 से 22 का है ये, कक्षा 9वीं। समय है आपका 1:30। ठीक है, आपका 1.5 घंटे का जो है ये पेपर होगा। संपूर्ण अंक है 40। सामान्य निर्देश आपको सबसे पहले जरूर अच्छे से पता होने चाहिए। हर एक पेपर, किसी भी विषय का जब आप पेपर देते हैं तो इन निर्देशों को अच्छे से जरूर पढ़ लें। मैं जल्दी से आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या निर्देश हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम अपना सैंपल पेपर शुरू करेंगे। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 10विध प्रमुख प्रश्नः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 10 प्रकार के जो मेन क्वेश्चन हैं वो हैं। अत्र 51 प्रश्नः सन्ति, तेषु निर्देश अनुसारम केवलम 40 प्रश्नः समाधेया। 51 टोटल जो है आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, लेकिन आपको निर्देश अनुसार 40 प्रश्न करने हैं। निर्देश अनुसार शब्द यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको ये ना समझ लें कि 51 में से आपको 40 ही करने हैं। टोटल में से 40 नहीं करने हैं, बल्कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, कि जैसे जो पहला पार्ट है आपका उसमें अगर 5 क्वेश्चन हैं तो क्या उसमें से 4 करने हैं, ये आपको साथ में देख लेना है। ये जांचना है अच्छे से कि वो 4 नंबर का है तो हमें 4 क्वेश्चन उसमें करने हैं। सर्वे प्रश्न बहुविकल्पात्मका सन्ति। सभी प्रश्न जो हैं बहुविकल्पात्मक होंगे, MCQs होंगे। सर्वेषां प्रश्नानां कृते एकः अंकः निर्धारितः अस्ति। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। सभी 1 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्नानां विकल्पेषु एकम उचितम विकल्पम चिनुतः। प्रश्नों के विकल्पों में से एक उचित विकल्प आपको चुनना है। प्रश्नानां निर्देशः ध्यानेन अवश्यम पठनीयः। प्रश्नों का जो निर्देश है, बार बार मैं बोल रही हूँ, जो भी उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आपको प्रश्न को करना है। मान लो संधि का प्रश्न है आपके सामने, उसमें आपको अंक भी दिए होते हैं 1 × 4 कि 4 अंक का प्रश्न है और लिखा होता है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल प्रश्न 4, केवलम प्रश्न त्रयम। तो वहाँ पर 4 करने हैं, जहाँ त्रयम लिखा है वहाँ 3 करने हैं। तो ये निर्देश आपको ध्यान से पढ़ना है। जितने प्रश्न आपको बोले गए हैं उतने ही आपको करने हैं। जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन दिया हो गया उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। उचितम उत्तरम OMR पत्र के प्रदत्ते गोले नील लेखन्या कृष्ण लेखन्या सम्यक्तया रंजयते। उचित उत्तर को, जो भी आपका सही विकल्प है चारों में से, OMR शीट में आपको जो गोला दिया हुआ है उसमें नीले पेन से या काले पेन से आपको उसको ठीक से कलर करना है, उसको भरना है। तो ये तो थे आपके जो मेन निर्देश थे। आइए अब शुरू करते हैं हमारा 9वीं कक्षा का प्रैक्टिस पेपर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसका जो पहला प्रश्न है, देखिए मेन हेडिंग में आप देखेंगे जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं 1 2 3 ऐसे करके 10 क्वेश्चंस होंगे, और फिर इन 10 के अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे 1 के आपको 5 दिखाई दे रहे हैं सामने संधि के। तो इसमें क्या लिखा है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि छेद पदम व चिनुतः। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के संधि पद या तो आपको मिलान करना है या संधि छेद, या आपको उसको अलग अलग करना है, उसको चुनकर आपको लिखना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्न आपको करने हैं, और यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 5 प्रश्न दिए हुए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, त्वा कर्णे वीणा मदीनाम नदीनाम। त्वा कर्णे, देखिए इसमें कौन सी संधि है, त्वा। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, त्व जमा कर्णे, तव जमा आकर्णे, त्वा जमा कर्णे, त्वाक जमा अर्णे। तो इसमें ग और घ देखें तो हमारा कहीं से भी नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा ठीक होगा, ख। तव जमा आ करने हैं, अ से आ जब मिलाएंगे तो त्वा करने हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से संधि जो है आपको पढ़नी है अच्छे से, उनके नियम को ध्यान रखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इसका ऑप्शन कैसे मिलेगा। दूसरा है सूर्या तपे। ये भी वैसे ही देखेंगे हम, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर जमा आतपे, सूर्या जमा तपे, सूर्यात जमा अपे और सूर्य जमा आतपे।
अब दो ऑप्शन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल ही उसके आसपास नहीं हैं, जैसे कि पहला सूर वाला, दूसरा सूर्या जमा तपे। ठीक है, उसमें आप तुक्का सोच सकते हो कि सूर्या जमा तपे सीधा सूर्या तपे हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो कोई संधि नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए दोनों के मिलने से। प्रथम जो हमारा शब्द है हमारा सूर्य, उसमें हमारा घ जो है सूर्य जमा आतपे, जब सूर्य का अ और आतपे का आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सूर्या तपे। इस प्रकार से हमारी ये संधि होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। तत्रोपस्थिता, अब यहाँ पर देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। पहला है तत्रो जमा उपस्थिता, दूसरा त जमा अत्रोपस्थिता, तीसरा ग तत्र जमा उपस्थिता और घ तत्रा जमा उपस्थिता। तो इसमें जो ग है तत्र जमा उपस्थिता, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ऊ जहाँ पर आया है उसका क्या हो गया है, ओ हो गया है। तत्र अ में जब ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ, तत्रोपस्थिता। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। गृहोद्याने, गृहोद्याने एकः आम्र वृक्षः वर्तते। गृह जमा उद्याने, गृहाय जमा उद्याने, गृह हलंत जमा ओद्याने या गृह जमा उद्याने। तो साफ साफ पता चल रहा है, जैसे हमने तीसरा किया बिल्कुल उसी के अनुसार ये है, जिसमें गृह जमा उद्याने, चौथा घ जो है हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। मया सह त्वागमनस्य औचित्यम नास्ति। त्वागमनस्य तुम्हारे साथ आने का औचित्य नहीं है। त्वाग जमा अमनस्य क, ख तव जमा अगमनस्य और ग तव जमा, इसमें हलंत व में आगमनस्य या घ तव जमा आगमनस्य। तो इसमें भी घ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। तव जमा आगमनस्य, अ जमा आ जब होगा तो दीर्घ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संधि हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 जो है हमारा, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम उचित शब्द रूपाणी प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिन्होतः। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के उचित शब्द रूप आपको देखने हैं और विकल्प में से चुनकर लिखने हैं। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, इस चीज को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर केवल कितने प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न करने हैं। पहला है, देखते हैं इसमें, देखिए सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि 5 ऊपर हो सके, ये छठा क्वेश्चन होगा हमारा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो छठा क्वेश्चन है, त्व हस्त निर्मितानी मोदकानी। अब जो मोदकानी आया है यहाँ पर, उसका आपको शब्द रूप में अलग अलग बताना है कि कौन सा शब्द रूप है, विभक्ति है, वचन है। तो क्या ये प्रथमा एक वचन है, प्रथमा द्विवचन है, या द्वितीय एक वचन है, या द्वितीय बहुवचन है। अब मोदकानी शब्द आपको पता होना चाहिए कि पहले तो मोदकानी नपुंसकलिंग शब्द है ना। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ऐसे ही मोदकम मोदके मोदकानी। तो तुम्हारे हाथों से निर्मित मोदकों को देखकर, तो यहाँ पर सेंस क्या निकल रही है, को, द्वितीय विभक्ति की निकल रही है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति और क्या होगा, बहुवचनम। तो कौन सा उत्तर हुआ, घ। घ जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो आप एक एक शब्द रूप अच्छे से याद कर लें, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग, एक एक शब्द रूप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी वाक्य, जैसे छठा वाक्य जो हमने अभी पढ़ा, आपको वाक्य का एक बार हिंदी अर्थ करके जरूर देखना है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति जो है प्रयोग की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। वसंते लसंती है सरसा रसाला। वसंते, वसंत में, तो वसंत ऋतु में का मतलब है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, और एक ही है ऋतु तो एक वचन है। तो साफ ही हमारा उत्तर नजर आ रहा है। क नहीं होगा, प्रथमा एक वचन, ख भी नहीं होगा, द्वितीय एक वचन, ग षष्ठी एक वचन नहीं होगा, घ सप्तमी एक वचनम, क्योंकि सप्तमी विभक्ति और एक वचन है वसंते, वसंत ऋतु में। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सोल्व करना है। आगे है 8वां, त्वम डैश भोजनम करिष्यसि, और आगे दिया हुआ है आपका कोष्ठक में, ब्रैकेट बोलते हैं इसको, स्वर्ण स्थाली जमा सप्तमी एक वचनम। अब स्वर्ण स्थाली का हमें सप्तमी एक वचन बनाना है। अब सोने की थाली मतलब स्त्रीलिंग है, तो उसकी सप्तमी विभक्ति क्या होगी, क स्वर्ण स्थाल्ये, स्वर्ण स्थालौ, स्वर्ण स्थाल्ये या स्वर्ण स्थाल्याम। तो इसके लिए तो शब्द रूप अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसमें स्वर्ण स्थाल्याम घ जो है वो हमारा सही उत्तर होगा।
और ये आपको उत्तर सही तभी कर पाएंगे जब आपको शब्द रूप अच्छे से याद होंगे। तो अभी आपके पेपर में टाइम है, तो सभी बच्चे शब्द रूप अच्छे से याद करें। 9वां जो प्रश्न है, घट रचनायाम लीनः गायति। घट रचनायाम, घड़े को बनाने में, घट क्या होता है, घड़े को, रचनायाम बनाने में, तो सप्तमी विभक्ति आई है इसमें, तो उत्तर भी सप्तमी विभक्ति में होगा। तो 9वें का उत्तर क्या होगा, चतुर्थी एक वचनम नहीं, ख पंचमी एक वचनम, ग षष्ठी एक वचनम, घ जो है सप्तमी एक वचनम, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला है 10वां, त्रिंशत् सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम। अस्माभिः का मतलब क्या है इसमें बताइए। तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। अस्मत् शब्द रूप का तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, हमें अलग से पता चल रहा है। जिसने शब्द रूप को याद किया है तो क द्वितीय नहीं होगा, ख तृतीय बहुवचनम। ख जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि हमारे द्वारा अस्माभिः, वैसे भी जिसको शब्द रूप याद होता है तो उसको तो बिना ही वाक्य की हिंदी किए हुए भी इसको याद अच्छे से उसको रह जाएगा कि अस्माभिः तृतीय विभक्ति का बहुवचन होता है। तो इस प्रकार से आपको अगर इन प्रश्नों के उत्तर सही अच्छे से करने हैं तो मैं आपको बार बार ये कहूँगी, 2-3 शब्द रूप, जैसे बालक का शब्द रूप, बालिका का शब्द रूप, पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द रूप, अस्मद, युष्मद, ये 5-6 शब्द रूप हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी वो आप अच्छे से याद कर लें। आगे देखते हैं प्रश्न 3, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम उचित धातु रूपाणि लकारः प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चिनुतः। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के उचित धातु रूप या लकार जो है दिए गए विकल्प से आपको चुनकर लिखने हैं। और कोष्ठक में लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, केवलम प्रश्न चतुष्टयम। कुल 4 प्रश्न आपको यहाँ पर करने हैं। तो इसमें आपको लकार अच्छे से याद होने चाहिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि एक धातु, आप पठ धातु, लिख धातु या कोई भी एक धातु अगर कर लेते हैं, उसके 5 लकार कर लेते हैं, पठ धातु आप करेंगे तो बहुत सारी धातु उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगी। तो पठ धातु को आप 5 लकारों में याद करिए और जो बाकी धातु आएंगी तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कौन से लकार की बात हो रही है। तो पहला है 11वां क्वेश्चन, काकः समुड्डीये तस्य समीपम अगच्छत्। अब मैंने बताया है अ से शुरू होने वाला लकार एक ही होता है, कौन सा, लंग लकार। तो यहाँ पर ख जो है हमारा सही उत्तर है लंग लकार। 12वां प्रश्न है, अहम भोजनम करिष्यामि, मैं भोजन करूँगा। अब शति, शस्ति, शामी, शावह, ये कहाँ पर आता है, लिट लकार में आता है। तो हमें सारे जो लकार हैं उनके छोटे छोटे की पॉइंट्स लिख लेने हैं उनकी पहचान के लिए। तो करिष्यामि कौन सा लकार है, लिट लकार। तो 12वें का ख जो है हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है 13, सखीभी से धर्म यात्रया आनंदिता च डैश। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है बताइए। ख, भव जो है वो भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होता है। उसके बाद है 14वां प्रश्न, निर्धना बालिका मातरम सेवते। निर्धन बालिका माता की सेवा करती है। अब सेवते यहाँ पर कौन सी धातु का कौन सा लकार है और कौन सा वचन है वो हमें बताना है। तो सेवते का कौन सा होगा, क, ख, ग या घ। तो ग लट लकार, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, ये आत्मनेपद धातु है। एक धातु आपको आत्मनेपद भी याद करनी है, उसमें आप से भी याद करें, उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ग जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद 15वां प्रश्न है, यदि परिश्रम करिष्यसि तर्हि सफलताम द्रक्ष्यसि। द्रक्ष्यसि यहाँ पर आता है लिट लकार के लिए। तो कौन सा होगा हमारा यहाँ पर उत्तर, ख जो है हमारा लिट लकार जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। नियमानुसारम उचितम कारक विभक्तिम उपपद विभक्तिम व प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चिनुतः। नियम अनुसार उचित कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति नीचे दिए गए विकल्पों से चुनकर आपको लिखना है। तो इसमें आपको विभक्तियां जो होती हैं, उपपद विभक्तियां, उसमें विशेष रूप से शब्द दिए होते हैं, उसके अनुसार ही आपको विभक्ति लगानी है। जैसे 16वां जो प्रश्न है, डैश निक्षा मंदिरम वर्तते। अब निक्षा जो शब्द है, निक्षा जो शब्द है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय होती है। ठीक है, तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ग्रामम, क्योंकि ग्राम शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, ग्रामम।
आगे है 17वां प्रश्न, डैश विना संस्कृति नास्ति ऋक् स्थाने किम न भविष्यति। ऋक् स्थान में क्या नहीं होगा, इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। इसमें पूछ रखा है कि क्या नहीं आएगा, क्योंकि विना के साथ 2-3 विभक्ति लग जाती हैं, द्वितीय भी लग जाती है, ठीक है, और तृतीया भी लग जाती है और पंचमी भी लग जाती है, लेकिन ग संस्कृताए जो चतुर्थी विभक्ति है वो विना के साथ नहीं लगती है, तो ग जो है हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। 18वां प्रश्न है, पिता डैश पुत्रः गच्छन्ति ऋक् स्थाने किम न भविष्यति। ऋक् स्थान में क्या नहीं होगा, इसमें भी क्या नहीं आएगा वो आपको लिखना है। पिता पित्रा तृतीय विभक्ति आएगी इसमें, तो पित्रा के साथ सह आएगा, समम भी आएगा और सार्धम भी, क्योंकि जहाँ भी तृतीय विभक्ति होती है उसके साथ सह, समम और सार्धम लगता है। लेकिन यहाँ पर निक्षा जो है, घ जो है हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति हमने 16वें प्रश्न में भी देखा है, तो यहाँ पर निक्षा जो है हमारा उत्तर होगा। 19वां जो प्रश्न है, रावण है डैश कुप्यति। अब कुप धातु के योग में कौन सी विभक्ति आती है ये जानना जरूरी है। तो कुप धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो राम की चतुर्थी क्या होगी, रामाय, तो रामाय जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 5, उसमें जो 20वां प्रश्न है वो अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनोतः। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के प्रकृति और प्रत्यय अर्थात धातु और प्रत्यय को या हमें जोड़ना है या अलग करना है, विकल्प में से चुनकर लिखना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, कुल 4 प्रश्न करने हैं। देखते हैं 20वां प्रश्न, विद्यार्थी संस्कृतम पठ जमा तुमुन। अब पठ में जब तुमुन मिलेगा तो क्या बनेगा, क पठितुम, क्योंकि तुमुन का तुम शेष रहता है और ई का आगमन उसमें हो जाता है, तो पठितुम क जो है हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है 21वां प्रश्न, माता वस्त्राणी प्र जमा क्षाल जमा लेप स्नानम करोति। अब प्र में क्षाल मिल गया, प्रक्षाल, और लेप का क्या बचेगा, य बचेगा, तो कौन सा हमारा सही उत्तर होगा इसमें, घ प्रक्षाल्य, धोकर के, प्रक्षाल मतलब प्रक्षाल्य धोकर। आगे है 22वां प्रश्न, विद्यार्थिनः विद्यालयं गम जमा त्वा डैश संस्कृतम पठन्ति। अब गम जमा त्वा, वैसे तो यहाँ पर त्वा प्रत्यय होना चाहिए था, क्योंकि त्वा कोई प्रत्यय नहीं है, त्वा प्रत्यय आधा क भी इसमें होना चाहिए था और उसका त्वा शेष रहता है, तो यहाँ पर ग जो है हमारा सही उत्तर बनेगा, गत्वा, जा करके। अगला है 23वां, हय विद्यालय सीता गीताम पठ जमा कत्वतु। अब सीता आए है, सीता ने गीता को डैश, तो सीता के हिसाब से पठ धातु में जो कत्वतु प्रत्यय जुड़ेगा, क्योंकि कत्वतु प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है, तो स्त्रीलिंग के हिसाब से चलेगा, तो क्या आएगा इसमें, घ जो है हमारा सही उत्तर होगा, पठितवती। सीता ने गीता को पढ़ा, गीता पुस्तक की बात हो रही है, भगवत गीता की बात हो रही है, ठीक है। आगे है 24वां प्रश्न, पिता सायं गृहम आ जमा गम जमा लेप पुत्रम संस्कृतम पाठयति। पिता सायंकाल में घर को आ जमा गम जमा लेप, आगम, और लेप का यह शेष रहेगा तो आगम्य, आ करके, ठीक है, तो कौन सा, आगत्य, इसमें जो 24वां प्रश्न है हमारा उसमें आगत्य, ख जो है हमारा सही उत्तर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, छठा जो प्रश्न है, ऋक् स्थाने वाक्य अनुगुणम विकल्पेभ्यः उचित संख्या पदम चिनोतः। नीचे लिखे गए वाक्य के अनुकूल विकल्पों में से आपको उचित संख्या पद चुनने हैं। संख्यावाची आपको पता ही है कि आपको 1 से 4 तक संख्याएं तीनों लिंगों के हिसाब से चलानी है, और उसके बाद 5 के बाद आप किसी के साथ भी कोई भी लगा सकते हैं, उसमें लिंग का कोई चेंज नहीं होता। तो 25वां जो प्रश्न है, मम विद्यालय 30, अब 30 की संस्कृत क्या होगी, छात्राः, तो 30 की संस्कृत होती है 63, तो क्या उत्तर होगा इसका, ख। 63 का मतलब 30 छात्र हैं, और 30 जो है हमारा छात्र हैं या तो लड़के हैं उनके लिए भी, छात्राएं हैं तो भी 63 का ही प्रयोग होगा। 26वां है, नाट्यशालायाम 4 नर्तक्य है नृत्यन्ति। अब नर्तक्य है, जो नर्तक्य क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, नर्तकी जो है, नाचने नर्तकियां जो है वो स्त्रीलिंग है, तो उसमें 4 को हम स्त्रीलिंग में देखेंगे तो क्या होगा, ग, चतस्रः है, चतस्रः नर्तक्य है नृत्यन्ति। आगे है
27वां प्रश्न, वाराणस्याम डैश प्रमुखानि मंदिराणि सन्ति। अब 3 प्रमुखानि मंदिराणि, अब आपको ये देखना है कि 3 किसके लिए प्रयोग होना है, मंदिरों के लिए। मंदिर शब्द यहाँ पर नपुंसकलिंग है, तो 3 की भी संस्कृत नपुंसकलिंग में बनेगी, तो ख त्रीणी जो है हमारा सही उत्तर होगा। 28वां जो प्रश्न है, वृक्षे 18 डैश आम्र फलानी संति, तो 18 की संस्कृत अष्टादश होती है, ग जो है हमारा अष्टादश सही उत्तर होगा, और आम्र फलानी संति। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप 1 से 4 तक गिनतियों को जरूर तीनों लिंगों में याद करें, और वाक्य में जरूर देख लें कि आप गिनती किस लिंग के अकॉर्डिंगली लगा रहे हैं। आगे देखते हैं पठित अवबोधनम। अगला जो हमारा इसका भाग दूसरा है, पठित अवबोधन है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, सारे प्रश्न वहीं से लिए गए हैं। 8वां जो प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम चिनुते। रेखांकित पदों को आधार लेकर के समुचित प्रश्नवाचक पद आपको चुनने हैं। केवलम प्रश्न पंचकम, केवल 5 प्रश्न आपको इसमें करने हैं। और देखते हैं इसमें आपको किम शब्द रूप तीनों लिंगों में अच्छे से याद होना चाहिए, और जो रेखांकित शब्द है, जो अंडरलाइन या डार्क किया हुआ ब्लैक जो शब्द है जिसकी जगह आपको प्रश्नवाचक बनाना है, उसका लिंग वचन विभक्ति आपको अच्छे से देखना है, तभी आप किम शब्द रूप का बना पाओगे। तो 33वां जो प्रश्न है, वसंते लसंती है सरसा रसाला। यहाँ पर वसंते, वसंत में, वसंत शब्द की कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, तो कौन सा उत्तर होगा, ग। ठीक है, कब, ठीक है, वसंते वसंत ऋतु में, लसंती है सरसा रसाला, तो ग जो है यहाँ पर हमारा कस्मिन सप्तमी विभक्ति है, इसमें भी वो सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न, लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहत्वती। बृहत्तमाम, ठीक है, बहुत बड़ी, बृहत्तमाम, तो कौन सी विभक्ति है इसमें, वो हमें देखना है। तो इसमें तो बहुत बड़ी है, तो कैसी है वो, प्रश्न क्या बनेगा, लोभाविष्टा, लोभ से युक्त हुई वह बहुत बड़ी, ठीक है, तो कैसी, तो कीदृशिम, तो क्योंकि स्त्रीलिंग में मंजूषा मतलब पेटी थी वो, तो कीदृशिम आएगा यहाँ पर, ग जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो हमें जब प्रश्नवाचक बनाएं ये भी देखें कि वो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग है, किसके लिए उस शब्द का प्रयोग हो रहा है। 35वां प्रश्न है, सखी भी से धर्म यात्राया आनंदिता च भवे। सखी भी के साथ धर्म यात्रा से, यहाँ पे धर्म यात्रा शब्द में तृतीय विभक्ति लगी है, और धर्म यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है, तो किम का भी स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति क्या होगा, तो ग जो है वही हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, कया। 36वां प्रश्न है, नादंती सस्यम खलु वारिवाहा। ठीक है, नादंती सस्यम खलु वारिवाहा, तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा सही उत्तर, घ। ठीक है, यहाँ पर जो है वारिवाहा, उसकी जगह, क्योंकि ये बहुवचन है, उसकी जगह के जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि वो पुल्लिंग का बहुवचन है। 37वां प्रश्न, केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। केवल नंदिनी की ही सेवा करेंगे, नंदिनी की, नंदिनी गाय है स्त्रीलिंग और षष्ठी विभक्ति, तो ग जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो गया, कश्याः। 38वां प्रश्न है, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, तो निर्धन मातु वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो किसकी, तो घ जो है यहाँ पर, कश्याः जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नवाचक जो ये हमारा हल करना था, ये प्रश्न हमने लिंग और वचन को देख करके इसको सॉल्व किया है। आगे है प्रश्न 9, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंग अनुकूलम उचित अर्थम चिनोतः। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों का प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ आपको चुनना है। प्रसंग के अनुकूल का क्या अर्थ है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया पठित अवबोधन में जो ये प्रश्न है आपके जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं, तो उनमें जो ये प्रसंग हैं वो आपके पाठ से लिए गए हैं। जो ये लाइन दी हुई है, जैसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक लाइन दी है, फिर उसके ऑप्शन दिए हैं, तो ये आपके पाठ से ही प्रसंग लिया गया है, उसी के आपको उचित अर्थ बताना है, जो शब्द अंडरलाइन किया गया है उसका। तो पहला है 39 वाला, 39वां जो प्रश्न है, तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य। विलोक्य का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन में देखना है आपको। विलोक्य का अर्थ होता है देखना, देखकर, तो विज्ञाय ज्ञात्वा बोधित्वा और दृष्टवा।
तो अगर किसी को अर्थ पता है दृष्ट्वा का, तो दृष्ट्वा का अर्थ भी क्या होता है, देख कर। तो घ जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला है 40वां प्रश्न, काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्। भक्षयन्, ठीक है, भक्षयन् खाते हुए, अब भोजनम नहीं होगा, भयभीते नहीं होगा, रक्षयन नहीं होगा, खादन, खाद धातु में भी खादन मतलब खाते हुए, तो दोनों का सेम अर्थ है, तो खादन, घ जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। 41वां प्रश्न है, मृदुम गाय गीतम ललित नीति लीनाम। मृदुम, ठीक है, मृदुम का अर्थ यहाँ पर क्या है वो आपको देखना है। मृदुम का अर्थ है यहाँ पर मधुरम, ये हमारा पहले पार्ट से जो आया है प्रश्न। मृदुम का क्या अर्थ होगा, मधुरम, मधुर जो गीत है, ठीक है, उसको गाने के लिए कहा गया है। 42वां प्रश्न है, तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम। आकर्ण्य का मतलब सुन करके। अब आकृष्य, आकंठम, श्रुत्वा और आकार है, इसमें सुन करके अर्थ किसका होगा, श्रुत्वा का, क्योंकि श्रु धातु भी सुनना अर्थ में है, तो ग जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। 43वां जो प्रश्न है, परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। भवन शब्द, भवन जो है वो क्या होता है, वृक्ष है, वनम, मंदिरम या प्रसादम। तो घ, प्रसाद, भवन महल के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और प्रसाद क्या होता है, वो भी महल होता है। तो इस प्रकार से उचित अर्थ जो है हमने प्रसंग अनुकूलम ये प्रश्न यहाँ पर सोल्व कर लिया है। अगला है 10वां और अंतिम प्रश्न, भाषिक कार्य संबंधानाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम विकल्पे भय चिन्होते हैं। भाषिक कार्य से, भाषा से संबंधित जो प्रश्न है ये भी पाठों से ही लिए गए हैं। उन प्रश्नों के समुचित उत्तर विकल्पों से चुनकर आपको लिखने हैं। केवलम प्रश्न षटकम, ध्यान दें इसमें आपको केवल 6 प्रश्न करने हैं। ये आपका जो 44 से लेकर के 51 तक जो क्वेश्चन है उनमें से आपको कोई 6 प्रश्न करने हैं, सारे प्रश्न नहीं करने। तो देखते हैं, पहला है 44वां प्रश्न, निनादये नवीनाम अये वाणी वीणाम अस्मिन् वाक्ये संबोधन पदम किम। अब संबोधन जिसको हम संबोधन करके बुलाते हैं, जैसे शब्द रूप में आता है ना, हे राम है, हे रामौ, तो इसमें किसके लिए संबोधन किया गया है, तो अलग से ही पता चल रहा है हमें, ग, ठीक है, वाणी के लिए, क्योंकि वाणी के आगे आप ये देखिए साइन जो चिन्ह है वो भी संबोधन वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो ग जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। 45वां प्रश्न है, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम अत्र सुमम पदस्य पर्याय पदम किम। सुमम जो शब्द आया है उसका पर्यायवाची बताना है आपको, तो सुंदरम, सुखदम, शीतलम या पुष्पम, कौन सा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। तो सुमम किसके लिए आया है, पुष्प, फूल के लिए प्रयोग किया गया है, तो पुष्पम ये जो है हमारा सही पर्यायवाची पद होगा, घ। 46वां प्रश्न है, मृदुम गाये गीतम गीतिम ललित नीति लीनाम अत्र क्रियापदम किम। क्रियापद अर्थात कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है इसमें, मृदुम, गाय, गीतिम या नास्ति। तो इसमें जो ख है, गाय का मतलब गाओ, ये लोट लकार में इसका प्रयोग है, तो गाय जो है यहाँ पर वो हमारा क्रियापद है, वहाँ पर धातु का प्रयोग है। क्रियापद में आप धातु देखेंगे, ठीक है, वही क्रियापद होता है, तो ख जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला है 47वां प्रश्न, वसंते लसंती है सरसा रसाला अत्र रसाला इतस्य पर्याय पदम किम। रसाला का पर्यायवाची क्या होगा, तो रसाला का तो आपको पता ही है, रसपूर्णा, जलपूर्णा, आम्रहा या भ्रमरा। तो यहाँ पर ग जो है आम्रहा, रसाला किसके लिए प्रयोग हुआ है पाठ में, आम के लिए, आमों के लिए, तो आम्रहा जो शब्द है वो यहाँ पर इसका पर्यायवाची होगा। 48वां प्रश्न है, ग्रामे एका वृद्धा स्त्री न्यवसत। गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। अब बूढ़ी स्त्री रहती थी, तो विशेष्य पद क्या है, ग्रामे एका वृद्धा या स्त्री, तो इसमें घ जो स्त्री है वो हमारा विशेष्य पद है। अब वो बूढ़ी थी तो ये उसका विशेषण था, तो विशेष्य पद क्या हो गया, स्त्री। अगला है 49वां जो प्रश्न है हमारा, एक विचित्र है काकय समुडीय तस्या समीपम अगच्छत। यहाँ पर भी विशेष्य पद बताना है आपको, तो बताइए, एक कौवा उड़ कर, विचित्र कौवा उड़ करके उसके समीप आया, तो समीपम विचित्र है काकय है या तस्या, कौन सा उत्तर होगा आपका, विचित्र। ख जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम त्वं माता
तव माता तु एकाकिनी वर्तते अत्र अव्ययपदम किम नास्ति। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए प्रश्न बिल्कुल बदल गया, हमें लग रहा है कि इसमें अव्ययपद पूछा गया है, पर यहाँ पर लिखा गया है कि इस पूरी लाइन में अहम से लेकर के जहाँ कोमाज लगे हैं और कोमाज जहाँ पर क्लोज हो रहे हैं वहाँ तक अव्ययपद किम नास्ति, कौन सा अव्ययपद नहीं है। ठीक है, यत, अत्रैव, सर्वदा और तव, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अव्यय नहीं है। तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। 50वां जो प्रश्न है इसमें घ जो है तव, ठीक है, क्योंकि वो हमारा शब्द रूप है, हमें पता है वो अव्यय नहीं है, बाकी अव्यय हैं, तो तव जो है यहाँ पर अव्यय पद नहीं है। आगे है 51वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा। विक्रयणाय एव एते अत्र का विभक्ति। विक्रयणाय, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो अगर आपने राम शब्द रूप याद किया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। रामाय, विक्रयणाय, तो यहाँ पर ग जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। तो हमने यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व किया है। आपको 10 जो प्रश्न वो समझ में आ गए होंगे। टोटल आपके 51 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें कुल, लेकिन वो 10 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। हर एक पार्ट में ऑप्शन अलग अलग हैं, ये आप देख लें। हर एक पार्ट में ऑप्शन अलग अलग हैं, जिनमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं, जितने प्रश्न का अंकों का प्रश्न है, आपको उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उतने ही अटेम्प्ट करने हैं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। अगर 6 में से आप कोई भी 5 कर सकते हो तो 5 वो कोई भी हो सकते हैं आपके, लेकिन आपको एक प्रश्न उनमें से छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को सोल्व करना है। आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।